नेक्स्ट जो है वो है सीरियोग्लोबुलिन्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं कि बेसिकली आईजीजी और आईजीएम ये हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ के अंदर। जब हमारे पास कोई मोनोक्लोनल है ना वो प्रॉब्लम होती है। मोनोक्लोनल कहते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा सेल स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिलीज़ करना शुरू कर दे एबनॉर्मली। ठीक है, तो उस वक्त उससे क्या होता है कि हमारे पास प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स की एंटीबॉडी की कोई एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जैसे कि एक प्लाज्मा सेल है वो कैपेबल है कि वो आईजीजी रिलीज़ कर दे। तो अब वो अगर एबनॉर्मल हो जाए तो क्या करेगा कि बहुत सारी आईजीजी रिलीज़ करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए। तो बेसिकली सेरोग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये हमारे पास ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि इंक्रीज़ हो जाती हैं किसके अंदर, ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मैक्रोग्लोबुलिन। तो इसमें जो चीज़ समझने की वो ये है कि ये हमारे पास है ना, इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास थायोलेस्टर प्लाज्मा फैमिली का कोई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके अंदर ये बिलोंग करता है C3 एंड C4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से। इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दो तीन फंक्शन है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहला जो फंक्शन है वो है पैन प्रोटीनेस इनहिबिटर। ये हमारे पास कहलाता है ना एंटी थ्रोम्बिन का अगेंस्ट। थ्रोम्बिन जो होता है जो कि हमारे पास क्लॉटिंग करा रहा होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। यानी कि ये हमारे पास एक्ट करता है एंटी कोगुलेंट के तौर पर। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीनेस एक्टिविटी रखता है और थ्रोम्बिन हमें पता है कि प्रोटीनेस एक्टिविटी भी रखता है। वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करवाता है। ये इसकी प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होती है। तो ये जो है ये हमारे पास प्रोटीनेज होता है, यानी कि हमारे पास उस थ्रोम्बिन के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, साथ साथ में हमारे पास जो है ये इसका जो एक और काम है वो ये है कि साइटोकाइंस बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पास अफेक्टेड सेल्स से रिलीज़ हुए होते हैं। और ये क्या करता है कि उन प्रोटीन्स को दूसरे सेल्स की तरफ लेके जाता है ताकि वो सेल्स जो हैं वो इम्यून हो जाएं, जो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह ने एक्शन किया हुआ हो या हमला किया हुआ हो पहले से बॉडी के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या करता है, उन साइटोकाइंस को दूसरे सेल्स के पास लेके जाता है ताकि वो खुद है ना इम्यून हो जाए। और साइटोकाइंस बेसिकली हमारे पास दूसरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल सिग्नलिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास साइटोकाइंस को ट्रांसपोर्ट कराना होता है तो वहाँ वहाँ हमें मैक्रोग्लोबुलिन की नीड होती है। साथ साथ में जो इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ जिंक। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने की वो है कि हमारे पास आर्टीरियल एंड पे फ्लूइड एक्सचेंज किस तरीके से होता है। आर्टीरियल और वीनस एंड पे फ्लूइड एक्सचेंज किस तरीके से होता है और उसको हम कहते हैं स्टार्लिंग हाइपोथेसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मुझे ये है कि ये कोई ना कोई वाइवा में पूछ ही लेगा। वो इस तरीके से कि हमारे पास आर्टीरियल साइड पे क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ब्लड के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा है ना प्रेशर होता है वाटर का। तो वो क्या करता है कि अब हमारे पास ये ओवरकम कर जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटीन्स इन ब्लड। अब प्रोटीन्स जो है वो जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, यानी कि बाहर से वाटर अपनी तरफ लेके आ रहे थे, इसके ऊपर ही ओवरकम कर जाता है और खुद जो है वाटर जो है प्लाज्मा ब्लड में से निकलना शुरू हो जाता है। अब जैसे वाटर जो है ब्लड में से निकलना शुरू हो जाएगा तो जैसे यही ब्लड हमारे पास वेनस एंड पे पहुंचेगा तो हमारे पास मोस्टली इस ब्लड के अंदर प्रोटीन्स रहेंगे। अब वो क्या करेंगे, अब वो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेंगे और इतना ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेंगे कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर ओवरकम कर जाएंगे ऑन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रेजेंट इन ब्लड। यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अब ब्लड के अंदर मौजूद है वीनस साइड पे उसके ऊपर ओवरकम कर जाएंगे और हमारे पास क्या करेंगे कि बाहर से जो टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो वाटर है या फ्लूइड है उसको अपने अंदर बुलाएंगे। यानी कि ब्लड के अंदर अब हमारे पास बाहर से वाटर आना शुरू हो जाएगा। आर्टीरियल एंड पर क्या था कि हमारे पास ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था जिस वजह से अब ब्लड है ना ब्लड में से वाटर बाहर जा रहा था। लेकिन वीनस एंड पे क्या है कि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारे पास बाहर से अब वाटर इनटेक हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है। और इस चीज़ को इस एक्सचेंज को जो इस बंदे ने हाइपोथाइज किया था उसको कहते हैं स्टार्लिंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट जो है वो है वेरिएशन इन प्लाज्मा प्रोटीन। और इस वेरिएशन इन प्लाज्मा प्रोटीन से मतलब ये है कि हमारे पास प्रोटीन्स की एक्टिविटी, प्रोटीन का जो टोटल कंटेंट है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम कहते हैं हाइपर प्रोटीनीमिया और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम कहते हैं हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपर प्रोटीनीमिया हमारे पास दो तरीके से कॉज हो सकता है, वो है एक है हीमो कंसनट्रेशन ड्यू टू डिहाइड्रेशन। यानी कि हमारे पास ब्लड के अंदर डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाए, उसमें एल्ब्यूमिन ना तो एडिशनली इंक्रीज़ हो रहा हो ना डिक्रीज़ हो रहा हो, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन
रेशो जो है वो ना तो एडिशनली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, बट जो फ्लूइड जो था ब्लड के अंदर वो डिक्रीज हो जाए, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि प्रोटीन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा ये है कि हमारे पास ग्लोबुलिन्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही मेन रीज़न होता है प्रोटीन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होने का। ये इस तरीके से होता है कि हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए। एंटीबॉडी भी प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए। इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास अगर इंक्रीज़ होनी है तो वो दो तरीके से हो सकती है, एक कहलाती है पॉलीक्लोनल और एक कहलाती है मोनोक्लोनल। पॉलीक्लोनल से मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक बहुत सारी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हो जाए। जैसे कोई बैक्टीरिया आया, अब उसके ऊपर बहुत सारे एपिटॉप्स लगे हुए हो। एपिटॉप्स कहते हैं कि एक एंटीजन के ऊपर स्पेसिफिक साइट्स वेयर एंटीबॉडी कैन अटैच। ठीक है, एंटीजन हमारे पास एक है ना वास्ट टर्म है, इसके ऊपर भी हमारे पास सेलेक्टिव पॉइंट्स होते हैं जिसको कहते हैं एपिटॉप्स, और उन एपिटॉप्स जो है ना हमारे पास अटैच होते हैं विद FAB फैब रीजन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, अब अगर हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनको हम एंटीजन कह रहे हैं और उन एंटीजन के ऊपर भी बहुत सारी एपिटॉप्स लगी हुई, तो हमारे पास बहुत सारी एंटीबॉडीज़, डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ रिलीज होना शुरू हो जाएंगे ब्लड के अंदर। इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीक्लोनल। लेकिन अगर ये हमारे पास ना ऑटो इम्यून हो जाए या हमारे पास इसके अंदर कोई इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा कि बहुत सारी एंटीबॉडीज़ एबनॉर्मली तौर पर रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या होगा कि इस तरीके से क्या होगा कि ब्लड के अंदर प्रोटीन्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास कोई लिवर डिजीज़ होगा, सिरोसिस होना शुरू हो जाए, या कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाए लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस। ये SLE जो है ये हम लोग वास्ट वैरायटी के लिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास किसी भी जगह पे, किसी भी बॉडी की किसी भी हिस्से में ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए तो उसको है ना हाईलाइट करने के लिए हम SLE का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है कि मोनोक्लोनल। मैंने पहले भी बताया था, मोनोक्लोनल का मतलब ये होता है कि एक किस्म की एंटीबॉडी की है ना हमारे पास अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए। अब मोनोक्लोनल भी दो होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट और एक होता है बेनिंग। मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई कोई ट्यूमर हो गया हो, किसी प्लाज्मा सेल के अंदर ट्यूमर हो गया और वो एक है ना पागलों की तरह बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी रिलीज़ करा रहा हो और उससे हमारे पास सराउंडिंग सेल्स को भी अफेक्ट हो। ठीक है, लेकिन जो बैनिंग होता है, बैनिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सराउंडिंग सेल्स को अफेक्ट नहीं किया जाता। अब बैनिंग के अंदर जो एग्जाम्पल दी हुई है वो है कि हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस भी वो वाला डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसमें सिर्फ हमारे पास इम्यून के रिसेप्टर्स के ऊपर है ना एंटीबॉडी एक्शन कर लेती थी। वो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास जो होती है, ये हमारे पास होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट के अंदर, कि हमारे पास इंसुलिन तो है लेकिन हमारे पास इंसुलिन के रिसेप्टर्स के ऊपर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहा है जिसकी वजह से इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर ये बैनिंग कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास एंटीबॉडी इंक्रीज हो जाती है इंसुलिन के खिलाफ। और हमारे पास मैलिग्नेंट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा का मतलब ये है कि एक एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा सेल से बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए, इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। और फिर हमारे पास जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो इन दोनों तरीके से, चाहे पॉलीक्लोनल हो चाहे मोनोक्लोनल हो, हमारे पास गामा ग्लोबुलिन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और इससे हमारे पास ओवरऑल प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है। हाइपोप्रोटीनीमिया के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ब्लड के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। अगर प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हाइपोप्रोटीनीमिया में मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि एडेमा कॉज हो जाता है। मोस्टली क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया हो रहा है, प्रोटीन की कमी हो रही है, और अगर एल्ब्यूमिन की कमी हो रही है तो हमारे पास एडेमा कन्फर्म ही है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करवाता है, और अगर एल्ब्यूमिन ही नहीं होगा तो वाटर हमारे पास ब्लड में से निकल के टिश्यू फ्लूइड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास ये हाइपोप्रोटीनीमिया दो तरीके से हो सकता है। एक कि हमारे पास हीमोडाइल्यूशन कर दें कि बहुत सारा वाटर डाल दें। दूसरा ये कि हम लोग है ना एबनॉर्मली तौर पर ये हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो लॉस हो रहे हों या हमारे पास एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो सकता है कि हाइपोप्रोटीनीमिया कॉज हो सकता है। दूसरे जो उसमें दो तीन चीज़ें लिखी हुई हैं वो ये है कि हमारे पास सेकेंडरी जो कॉज है, एक तो डिक्रीज सिंथेसिस है। डिक्रीज सिंथेसिस के अंदर भी हमारे पास
है ना नियोनेट्स में तो वैसे ही कम होते हैं प्रोटीन्स। उसके बाद प्राइमरी ये है कि हमारे पास जेनेटिक डिफेक्ट हो, सेकेंडरी ये है कि हमारे पास सर्टेन टॉक्सिक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं मिस भी कर गया था कि ये जो साइटोटॉक्सिक थेरेपी होती है जिसमें हम कहते हैं कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में हमारे पास क्या होता है कि मोस्टली प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसके बाद जो हम लोग कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये इतनी जल्दी देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको शट डाउन कर रहा होता है। इम्यून सिस्टम शट डाउन कर रहा होगा तो हमारे पास प्रोटीन्स की कंसनट्रेशन भी शट हो रही होगी। तो ये हमें वैसे तो देनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो जब बहुत ज़्यादा हाई हमें इम्यून रिजेक्शन, जैसे कि अगर किसी को कोई ऑर्गन लगाना होता है तो हमें इम्यून सप्रेशन करानी पड़ती है, तो उस वक्त ये कॉर्टिकोथेरेपी स्टेरॉयड थेरेपी दी जाती है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सप्रेस हो जाए और हम ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट करवा सकें। वैसे इतना ये डेंजरस होती है आम जाम बीमारियों में, जैसे कि बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही हो, तो डॉक्टर्स अक्सर जो है ना, जो दुकान वाले होते हैं वो ये करते हैं कि ना भाई बोलते हैं कि ये कॉर्टिसोल ले जाओ, कॉर्टिसोल ले जाओ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है वो आपके सारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगी। आपकी एलर्जी हो रही है तो आपकी है ना ये वेजो कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर देगी, क्योंकि वो जो है ना एलर्जी के अंदर तो वेजो डायलेशन हो रही होती है, यानी कि आपके पास है ना बहुत ज़्यादा आपकी ब्लड वेसल्स है ना डायलेट हो जाती हैं, तभी आपके पास हिस्टामाइन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है और वेजो डायलेशन हो रही होती है और स्किन के ऊपर है ना रेडिश स्पॉट्स आ रहे होते हैं। तो जैसे आप कॉर्टिसोल लेते हो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये है ना कॉर्टिसोल नहीं देना चाहिए इतनी ज़्यादा जल्दी।